ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज दीवानगी जुनून और प्यार एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 20 एंड गाइज डोंट forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम का वक्त, सुधांशु का अपार्टमेंट। सुधांशु बेड पर अपने पैर फोल्ड करके बैठा था और पास के नाइट स्टैंड पर एक छोटी कटोरी में हेयर ऑयल था। स्नेहा बेड से टेक लगाकर फर्श पर बिछे कार्पेट पर बैठी थी। सुधांशु उसके सिर को मालिश कर रहा था और स्नेहा के हाथ में एक कैडबरी डायरी मिल्क सिल्क बबली था। वो चॉकलेट खा रही थी और सुधांशु उसके साथ अपने अमेरिका और लंदन में बिताए दिनों के बारे में कह रहा था। स्नेहा भी उस बात गौर से सुन रही थी और हंस रही थी। सुधांशु उसके लंबे बालों का चोटी बना रहा था। जनक उसके हाथ से रबर बैंड छूटकर स्नेहा के पैर के पास गिर गया। सुधांशु ने झुककर उसे उठा लिया, तभी उसकी नजर स्नेहा के पैर में रखने के पास बने एक गहरे घाव पर गया जो लगभग भर गए थे। उसने उसे हल्के हाथों से छुआ तो स्नेहा चमक गई। सुधांशु ने फिक्र भारी आवाज में पूछा, बच्चा आपको यहाँ इतना कैसे लगा? स्नेहा ने अपनी आंखें एक बार बंद करके खोली और शांत लहजे में कहा, भाइयों मैंने कहा ना आपको कुछ अतीत को कुरेदना नहीं चाहिए। स्नेहा की आवाज में छुपे दर्द को महसूस करके सुधांशु ने उसे और कुछ नहीं कहा। उसने एक बार घड़ी को देखा जहां 7 बाज रहे थे। सुधांशु ने स्नेहा से पूछा, तेरा वो निकचढ़ा पति कहाँ है? स्नेहा ने मुंह बनाकर कहा, नहीं गुस्सैल बागर बिल्ला है। सुधांशु उसके बात पर मुस्कुरा दिया। सुधांशु ने स्नेहा से कहा, ठीक है अपने बिलोटे को कॉल लगाओ। स्नेहा ने कहा, ओक भाइयों। दूसरी तरफ आदित्य एक अपार्टमेंट की बैठा था। वो किसी राजा के तरह लग रहा था। उसके एक हाथ में गन थी। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वो आदमी अपने घुटने मोड़कर सिर झुकाए बैठा था। उसके हाथ उसके पीछे बंधे थे। वो अपने सामने बैठे आदित्य को देखकर थार थार कांप रहा था, जो साक्षात मौत का देवता लग रहा था। उसका हिम्मत नहीं हो रहा था वो आदित्य की तरफ आंख उठाकर भी देखे। आदित्य ने बड़े ही ठंडे लहजे में कहा, तो क्या बात है तमाल जी, आप पैसे की लालच में आ गए? वो आदमी जिसका नाम तमाल था उसने कुछ नहीं कहा। आदित्य अपने दूसरे हाथ के इंडेक्स फिंगर से अपने फॉरहेड पर टैप करने लगा। उसने कहा, आई डोंट रिपीट माई वर्ड्स। इस बार तमाल ने हकलाकर कहा, एस सर प्लीज माँ, मुझे इस बार के लिए माफ कर दीजिए। आदित्य उठकर उसके पास आया और एड़ियों के बाल बैठ गया और उसका चेहरा अपनी बंदूक के नोक से ऊपर कर दिया और कहा, तू इतने सालों से जिस थाली पर खाते आया है वही छेद कर दिया। वाह भाई वाह। तमाल ने हकलाकर कहा, प्लीज एस सर, ओ वन लास्ट चांस। आदित्य ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मेरे साथ गद्दारी करने वालों को पहली और आखिरी गलती एक ही होता है। इतना बड़ा कांड तुमसे अकेले तो नहीं हो पाएगा। तुम किसके लिए काम कर रहे थे? तमाल ने आदित्य को इस बार घूरते हुए कहा, तेरे इल्लीगल धंधे से तुझे इतना पैसा मिलता है। अगर मैंने थोड़ा बहुत हाथ सफाई कर लिया तो तेरा इतना क्या उखाड़ गया? तमाल कश्यप के इस बात को सुनकर आदित्य के सारे बॉडीगार्ड्स का खून खौल उठा। निराज ने जाकर उसके बालों को मुट्ठी में भर के दांत पीसकर कहा, मौत के मुंह में बैठ के तू साक्षात असर से जुबान लड़ा रहा है। रुद्र जो वहां पर एक कागज को ध्यान से देख रहा था, उसने कहा, इस बूढ़े कीड़े में तो बहुत गट्स आ गए हैं बॉस। ऋतिक ने अपने टैब में कुछ करते हुए कहा, गट्स तो आएंगे ही ना जब 100 करोड़ लूटकर 600 करोड़ का प्रोजेक्ट हैंड ओवर करेगा। आदित्य की आंखें डार्क हो गई। उसके पास से बहुत डार्क वाइब्स आ रहा था। तमाल ऋतिक के बात पर हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर ठंडे पसीने आने लगे। आदित्य ने अपने बंदूक के नोक को उसके चेहरे पर फेरते हुए कहा, चल अब चुपचाप बता कौन है इसके पीछे। तमाल ने अपने डर को छिपाते हुए कहा, मैंने उसका नमक खाया है। नीरज ने उसके मुंह पर पंच मार दिया। आदित्य ने रुद्र की तरफ देखा तो उसने जल्दी से अपने फोन को आदित्य के हाथ में दे दिया, जहां एक फुटेज चल रहा था उस आदमी के घर का, जहां उसके घर में वीर बैठा था। उसके सामने उस आदमी के पत्नी और बेटे बैठे हुए थे। वीर उनसे कुछ डिस्कस कर रहा था, लेकिन उसके पत्नी और बेटे के सिर पर लाल लाइट पर रहे थे, जिससे साफ साफ पता चल रहा था उन पर बंदूक से निशाना लगाया गया था, लेकिन उन लोगों को पता भी नहीं था। ये देखकर उस आदमी के चेहरे पर डर लगता साफ झलकने लगा। आदित्य ने अपना जबरा आरा टेढ़ा घुमाकर कहा, यू हैव 2 मिनट्स, सारा सच उगलो या फिर अपनी बीवी और जवान बेटे के अंतिम संस्कार के बाद तुम्हें तड़पा कर मरूंगा।
तमाल ने आदित्य से गिर गिराकर इन लोगों को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन आदित्य टस से मस नहीं हुआ। ऐसे ही 1.5 मिनट निकल गया। आदित्य ने ऋतिक से कहा शूट। तभी तमाल ने गिड़गिड़ाकर रोते हुए कहा, मैं सब सच सच बता रहा हूँ, उन्हें छोड़ दो। आदित्य ने डेविल मुस्कान के साथ उसे कहने का इशारा किया। तमाल कश्यप ने धीरे धीरे आदित्य को बताया कैसे आदित्य के राइवल्स ने उसके बेटे को यूज करके उसे पैसे दिए, और वो भी पैसे के लालच में आ गए क्योंकि असर अंपायर से उन्हें जो सैलरी मिलती थी वो बहुत कम था। उन्होंने पहले 100 करोड़ पैसे इधर उधर किया था, उसके बाद वो जुए में हार गए और 600 करोड़ का नई वैक्सीन के प्रोजेक्ट को वो अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज को हैंडओवर कर देते। आदित्य का गुस्से में खून खोल रहा था। उसने तमाल के गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर कहा, दैट्स माई ड्रीम प्रोजेक्ट। उसने नीरज से कहा, नीरज कश्यप साहब का अच्छे से खातिरदारी करो, पूरे शरीर पर ब्लेड से काट दो और उसके ऊपर नींबू रगड़ दो और अच्छे से तड़पने पर इनके ऊपर खोलता हुआ गर्म तेल डाल दो। याद रहे चेहरा मत जलाना। इनका परिवार मुंबई में रहता है, मुंबई के चौराहे पर इन्हें टांग देना अधमरी हालात में। इन मेक श्योर इन्हें कोई मदद न मिले, मौत को करीब से देखकर तड़प तड़प कर मारे। आखिरकार सबको पता तो चले असर से गद्दारी का नतीजा क्या है। इतना कहकर वो चला गया। सजा सुनकर एक पल के लिए ऋतिक, नीरज और रुद्र भी कांप गए। तमाल चीखते चिल्लाने लगा और भीख मांगने लगा, लेकिन आदित्य टस से मस नहीं हुआ। वही दूसरी तरफ स्नेहा बालकनी में बैठ के मुंह बनाकर अपने मोबाइल को देख रही थी और सुधांशु उसके मुंह में पिज्जा के स्लाइस भर रहा था। सुधांशु ने स्नेहा के होठों के किनारे लगी चीज को साफ करके कहता है, क्या हुआ? स्नेहा ने मुंह बनाकर कहा, ये आदि फोन नहीं उठा रहा। सुधांशु ने आदित्य की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, क्यों, तेरे बिलोटे को क्या हुआ? स्नेहा ने इसे घूरते हुए कहा, भाई बिल्ली हो या फिर बिलोटा, वो सिर्फ मैं कहूंगी। सुधांशु स्नेहा की आंखें दिखाने पर चुप हो गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। सुधांशु वहां से चला गया और चपाती बनाने लगा। स्नेहा ने आदित्य को फिर से एक बार कॉल किया। अब तक उसने 10 बार कॉल कर लिया था। अब उसे बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे वो जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। तभी जनक उसके फोन पर मैसेज आई। उसने देखा एक अननोन नंबर से मैसेज आई है। उसे थोड़ा अजीब लगा, ऐसे तो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में घरवाले और कुछ दोस्त के अलावा कोई और नहीं था। उसने वो मैसेज ओपन किया। वहां पर एक पिक्चर था जहां आदित्य और एक लड़की बहुत पास थे और नीचे लिखा था, तुम अपने हस्बैंड के लिए इंतजार कर रही हो लेकिन वो किसी और के साथ रातें रंगीन कर रहा है। स्नेहा ने लिखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दूसरी तरफ से मैसेज आया, क्यों नहीं हो सकता, तुम दोनों के बीच तो पति पत्नी का रिश्ता है। नहीं, आदित्य ने कभी कहा भी नहीं तुमसे वो प्यार करता है, वो सिर्फ तुम्हारी केयर करता है। स्नेहा दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो जानती थी ये कोई गंदा मजाक है, लेकिन फिर भी उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो बालकनी में बैठी थी एक कारपेट पर और उसके पास चादर था क्योंकि बारिश की वजह से हल्की ठंड थी। स्नेहा की नज़र सिर्फ अपने फोन पर थी। तभी एक और मैसेज आया, कभी उसके दिल में झांक कर देखना, अभी भी उसके दिल में विवाह है। स्नेहा इतनी खो गई थी, उसे एहसास नहीं हुआ कोई उसके पास आकर बैठ गया है। स्नेहा अपने फोन में और कुछ देख पाती उससे पहले ही किसी ने एक झटके में उससे उसका फोन छीन लिया। स्नेहा ने हैरानी से देखा, उसके पास आदित्य बैठा है। आदित्य अपना एक आईब्रो उचका कर उसे ही देख रहा था। स्नेहा ने झट से उसे गले लगा लिया और उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया। आदित्य थोड़ा हैरान हो गया। उसने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, बीवी क्या हुआ? स्नेहा के आंखों से एक आंसू का कतरा बह गया। आदित्य ने जब स्नेहा के आंसू को अपने शर्ट पर महसूस किया तो उसके मुठिया कास गए। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके बालों पर चूम लिया और कहा, देखो बीवी, रोना बंद करो नहीं तो तुम्हारी नाक पकोड़े जैसी हो जाएगी। स्नेहा उसकी बात पर अपना चेहरा उसके शर्ट पर रगड़ने लगी और अपने हाथों से उसके सीने पर मुक्का मारने लगी और उससे अलग हुई। तभी अंदर से सुधांशु का आवाज आया, प्रिंसेस यहाँ आओ जरा। स्नेहा ने आदित्य से आने का कहकर अंदर चली गई। आदित्य ने एक नज़र अपने हाथ में स्नेहा के मोबाइल को देखा जहां अनाप शनाप मैसेज थे उसके बारे में। उसने उस पिक्चर को देखा तो उसके आंखें गहरी गई। उसने अपने जबड़े कस लिए और उसके मोबाइल में कुछ करने लगा। स्नेहा सुधांशु के पास आई तो सुधांशु ने उसे गाजर के हलवे को चखने का कहा। स्नेहा ने एक चम्मच खाई और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई।
उसने पूछा, भाइयों आपने इलायची और काजू के बिना सब्जी उठ रखी है ना? सुधांशु ने उसके सिर पर टपली मारकर कहा, उठा रखा है, कभी कबर भाई का भी इतना फिक्र कर लो। स्नेहा ने मुंह बना लिया। फिर सब लोग डिनर के लिए बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ राजवंश कॉर्पोरेशन 8 बज चुके थे, ऑफिस छुट्टी हो गया था, इसीलिए नीलम भी बाकी लोगों के साथ बाहर आ रही थी थोड़ी देर पहले ही। कुश ने उसे लिखा था आज वो शहर से बाहर जा रहा है, इसीलिए आज वो नहीं आ पाएगा। लेकिन अथर्व आज आने वाला था नीलम को लेने। नीलम अपने केबिन से निकल ही रही थी कि तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रखकर उसे खींच लिया। नीलम झटपटा रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर मरने का सारी कोशिश बेकार जा रही थी। उस शख्स ने उसे घसीटते हुए एक केबिन में ले गया और उसे फर्श पर फेंक दिया, जिससे नीलम के कहोनी में बहुत जोर से लगा। नीलम के मुंह से आह निकल गई। उस शख्स ने अपना कोट एक साइड पर फेंक दिया और नीलम के तरफ बढ़ने लगा। नीलम ने दांत पीसकर कहा, कामिने कुत्ते की औलाद, मुझे छोड़ दे। धैर्य, जो नीलम को आज अपना बनाने का ठान चुका था, उसने उसके बालों को अपने मुट्ठी में भरकर दांत पीसकर कहा, तुझे आज मैं सिखाऊंगा धैर्य, राजवंश से ऐसे बात करने का क्या नतीजा होता है। नीलम ने दांत पीसकर कहा, अगर राका को तेरे बारे में पता चल गया ना, कुत्ते की मौत मरेगा। धैर्य ने नीलम के दूसरे हाथ को भी मरोड़ दिया तो वो दर्द से निकल उठी। नीलम दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन धैर्य के कान में उसका चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धैर्य ने एक हाथ में उसके वालों को मुट्ठी में भर रखा था और दूसरे हाथ से उसके जबड़े को कसकर पकड़ रखा था। उसने दांत किटकिटाकर कहा, आज तेरे कोमल बदन को ऐसे कुचलूंगा ना, उस राका को भी तुझे देखने से घिन आएगा। इतना कहकर वो नीलम के होठों की तरफ बढ़ा तो उसने उसके मुंह पर थूक दिया और हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगी। लेकिन ऑफिस में शायद आज कोई नहीं था। धैर्य नीलम के ऐसा करने पर गुस्से से बौखला गया और उसे नीलम को फर्श पर फेंक दिया तो नीलम कराह उठी। धैर्य ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आज तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, वो राका भी नहीं। तुझे पहले मैं सबक सिखाऊंगा, फिर तेरे बदन को नोच लूंगा। इतना कहकर उसने नीलम के पेट पर लात मार दिया तो नीलम के दर्द से एक चीख निकल गई। है। धैर्य ने उसे लात मारते हुए कहा, चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला, कोई आने वाला नहीं है। वो उसके पेट पर लात मार रहा था और नीलम के आंखों से आंसू बह रहे थे और वो चिल्लाए जा रही थी, उससे और सहन नहीं हो रहा था। इधर सब लोग ऑफिस से निकल गए थे। अथर्व अपने गार्ड्स के साथ बाहर खड़ा था। आधे घंटे से भी जब नीलम नहीं आई तो उसने कॉल करके कुश को बताया कि नीलम अभी भी नहीं आई और फोन भी नहीं उठा रही। कुश ने उसे ऑफिस में जाकर देखने को कहा। कुश अंदर गया, उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। कुश ने देखा नीलम का कोई अता पता नहीं है। तभी इन लोगों को किसके दर्द से करहाने की आवाज आई तो वो लोग उस तरफ दौड़ पड़े। इधर दर्ज अपने केबिन में नीलम के ऊपर अपना गुस्सा निकल रहा था। नीलम के शर्ट कई जगह से फट गया था और धैर्य अभी भी उसके पेट पर लात मार रहा था। नीलम के मुंह से खून आ रहा था, वो दर्द से कराह रही थी और उसके आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसका आवाज दब गई थी। धैर्य उसे फिर से लात मारने जा ही रहा था, तभी उसे किसी ने बालों से पकड़ लिया और पास के ग्लास वॉल पर दे मारा, जिससे कांच चकनाचूर हो गया और उसका सिर फट गया। अथर्व ने उसके नाक पर 2 पंच मार दिया, जिससे उसके नाक से खून आने लगा। धैर्य निढाल हो गया। अथर्व ने उसे जल्दी से गार्ड्स के तरफ फेंक दिया और नीलम के पास गया, जो अपना पेट पकड़कर सिसक रही थी। अथर्व ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया और कहा, हे नीला यार, कुछ नहीं होगा, आंखें बंद मत करना। नीलम ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें थोड़ा सा खोल कर कहा, भाई बहुत दर्द हो रहा है। अथर्व के आंखें पनीली हो गई थी। उसने कहा, बच्चा बस थोड़ी देर सब्र करो। नीलम ने बहुत मुश्किल से कहा, ना नहीं हो रहा। इतना कहकर वो बेहोश हो गई। अथर्व घबरा गया। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और जल्दी पास वाले क्लिनिक के लिए निकल गया। नीलम को हालत बहुत बिगड़ गई थी। उसके मुंह से बेतहाशा खून बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर अथर्व के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।